आदरणीय विधायक जी से निवेदन करता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। आदरणीय सल्ले भैया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। संस्थान के उपप्राचार्य राहुल सर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विधायक जी का माल्यार्पण स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सर्वेश सर से निवेदन करना चाहूँगा कि वो सल्ले भैया का माल्यार्पण का स्वागत करें। सर्वेश सर सल्ले भैया का स्वागत करें। अब स्वागत की इसी श्रृंखला में मैं डायरेक्टर सर से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी को अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत करें। मां शारदा प्रांगण में पधारे हुए सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कार्यक्रम जैसा कि आपको विदित है कि आज हम यहाँ पे नव मतदाता सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आप सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम अपना युवा वोटर्स हैं तो सबसे पहले अपना वोटर कार्ड बनवाएं और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भी इस चीज़ के लिए जागरूक करें कि वो अपना वोटर कार्ड बनवाकर अपने मतदान का अवश्य उपयोग करें। निवेदन है कि वो अपना मोबाइल फोन बाहर निकालकर मैं जो नंबर बता रहा हूँ उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। तो मैं अभी जो नंबर बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। बाकी जो बच्चे खड़े हैं साइड में स्टेज से उसका उपयोग करें। जो भी बच्चे खड़े हैं सामने जो स्टेज आपको नजर आ रही है उस स्टेज का उपयोग करें। नव मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए आप 7820078200 पर मिस कॉल करें। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 7820078200। इस नंबर पर आप मिस कॉल करें, ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 7820078200। कार्यक्रम के दौरान आप अपना शांति का परिचय दें, डिसिप्लिन बरकरार रखें। मैं संस्थान के अध्यापकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने अपने वॉलंटियर्स खड़े रखें।
ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। सर कॉल आ रहा है, डायरेक्टर सर कॉल आ रहा है। भारत संकल्प के सिपाही के तरफ से मानते हैं और इन सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो देश के प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में भी काम करेंगे, ऐसे सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सब के बीच विश्व के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने हम सब के बीच भव्य स्वरूप के नव मतदाता सम्मेलन के कल्पना दी और लगातार मार्गदर्शन कर इस कार्यक्रम का सफलता में हम सबको मार्गदर्शन दिए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा साहब, मैं आप सबकी ओर से इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आज के इस नवमतदाता दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में हम सबके लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ उपस्थित हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी और 5,800 स्थानों से जुड़े हुए हमारे युवा साथीगण जो लाखों की संख्या में जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबकी ओर से, तमाम युवा साथियों की ओर से इस नवमतदाता दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उपस्थित होना, मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका आंतरिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं तमाम नवमतदाताओं को जो लगभग 5,800 स्थानों से बड़ी संख्या में डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा की अपील पर आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आज के इस नवमतदाता सम्मेलन के अवसर पर सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सबकी ओर से बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में जो एक ऐतिहासिक कार्य पिछले 22 जनवरी को हुआ, जो 500 साल का संघर्ष, 500 years of struggle, इसके पश्चात आपकी दूरदृष्टि और इच्छा शक्ति ने 22 तारीख को आपके कर कमलों द्वारा जो रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को संपन्न हुआ, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद हम देते हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने बहुत ही भव्य और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा और वह लक्ष्य है सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया और इसके साथ साथ विकसित डेवलप भारत। और इस सपने को साकार करने का सामर्थ्य आपके नेतृत्व में हमने नहीं, दुनिया ने ना देखा है और दुनिया ने उसका लोहा भी माना है।
सक्षम भारत भी बनेंगे, विकसित भारत भी बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत भी बनेंगे। और आज मतदाता दिवस पर इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता था कि जिस देश की 60% से more than 60% of the population is less than 35, 35 साल की उम्र से कम की उम्र का 60% की जनसंख्या हमारे भारत देश की है, तो हमें विकसित भारत, सामर्थ्यवान भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत आपके नेतृत्व में होगा तो इन युवाओं के कंधों पर और इनके माध्यम से होगा, इस बात हमको पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास को लेकर हम सब लोग आगे चले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण भी आपके वक्तव्य के पहले जो देश में युवा सोचता है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको हम सब लोग को यहाँ एक छोटे से प्रस्तुति में देखने का मौका भी मिलेगा। और इसको भी शब्दों में जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, मोदी को चुनते हैं। मित्रों, मेरे युवा साथियों, ये शब्दों की माला नहीं है, ये सच्चाई है, ये एक एहसास है, ये युवाओं का उत्साह है, ये युवाओं की उमंग है और ये युवाओं की भावना है जिसको पूरा करने का, सही तरीके से हकीकत में बदलने का अगर किसी ने ताकत देखी है और विश्वास पैदा हुआ है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस बात का भी युवाओं को विश्वास होता है और यही ऊर्जा जिसका हम अनुभव करते हैं और जिसको हम यकीन करते हैं, तो मैं आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, लेकिन जब हम सक्षम भारत की बात करते हैं, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम दुनिया में अग्रणी देश के रूप में देखते हुए भारत की बात करते हैं, तो हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र भी याद करना चाहिए और वो मंत्र है, इस देश को आगे ले जाने का रास्ता वो है ज्ञान। ज्ञान का GYN, जी गरीबी को उन्मूलन करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए। और आपको जानकर खुशी होगी कृपया सभी लोग शांति बनाए रखें। GYA, ये हमारा अन्नदाता है, हमारा किसान। किसी ने नहीं सोचा था, लोग किसान नेता की बात जरूर करते थे लेकिन किसान की चिंता नहीं हुई। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हर चौथे महीने 2,000 रुपए किसानों के जेब में, उनके खाते में पहुंचाकर 11.5 करोड़ किसानों को सक्षम बनाने का काम और 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का काम किया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसी के साथ साथ
जपो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लाने का विधेयक, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी नारी शक्ति वंदन विधेयक को हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पारित किया। और इसको पारित करने का मतलब ये है कि अब आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे और 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो 43% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का होगा जो हमारे पार्लियामेंट में आएंगी और इस तरीके के युवाओं को जोड़ा है। तो हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने के लिए आते हैं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी तो ये प्रस्तुतिकरण हम अभी करने वाले हैं और जिसके बारे में कहा कि सपने तीर हकीकत बनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। इसके प्रस्तुतिकरण हम देखेंगे जब लाखों की संख्या में 5,800 स्थानों से लाखों की संख्या में लगभग 30 लाख से ज्यादा नव मतदाता आज एकत्र आए हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है जब हम इस प्रस्तुतिकरण को देखेंगे और इस मधुर गीत को जिस तरीके से हकीकत में पुराया गया है उसका भी हम साक्षात्कार करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि अभी हम वो प्रस्तुतिकरण देखें और उसके बाद हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा। एक बार पुनः लाखों मतदाताओं की तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इसी के साथ साथ प्रस्तुतिकरण को सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नामों को चुनकर लाया, नामों ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना, चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही, सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता, नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी, उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमीन पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। हर जवान और हर किसान भारत के माथे का तिलक बनाया, कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया, विश्व के शिखर पे आया भारत, सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। देश के सबसे बड़े यूथ आइकॉन माननीय प्रधानमंत्री जी को हम
हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनको आह्वान करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान जेपी नड्डा जी, हमारे युवा मोर्चा के युवा साथी, अन्य पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम से जुड़े देश भर के मेरे नौजवान साथी, शायद मेरे जीवन में इतना बड़ा युवाओं के साथ संवाद करने का ये पहला अवसर है और शायद दुनिया के किसी राजनेता के लिए भी ये पहला अवसर है। और मुझे अच्छा लगा इन नव मतदाता को नमन करने का कार्यक्रम, नमो नव मतदाता। तो मैं सबसे पहले सभी नव मतदाताओं को भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए नमन करता हूं, निमंत्रित करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में बेटियां आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस महत्वपूर्ण दिन देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला है। मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। मेरे युवा साथियों, आप सभी के लिए ये टाइम पीरियड, ये काल चक्र दो वजहों से बहुत अहम है। एक, आप सभी ऐसे समय में वोटर बने हैं जब भारत का अमृतकाल शुरू हुआ, और दूसरा, कल 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही दोनों का भविष्य तय करना है। इन 25 वर्षों में आप कई बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में जिले, प्रदेश और देश के स्तर पर होने वाले
सारे चुनावों में आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। आज जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या है। जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र बनाने का दारोमदार, उसी तरह 2047 के पहले के 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी। हमारे बीच जब भी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आता है तो उनमें से अनेकों लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच ही थी। उनके नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। आपके सामने भी एक ऐसा ही मौका है विकसित भारत के अमृतकाल की गाथा में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में कैसे लिखा जाए, ये आपको तय करना है। अगले कुछ सालों में हम स्पेस सेंटर्स में कहां पहुंचेंगे, ये सब आप पर निर्भर होगा। हमारी गति, हमारी दिशा, हमारी अप्रोच कैसी होगी, ये सब आप तय करेंगे। और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। भविष्य के भारत में आपके लिए संभावनाएं कैसी होगी, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो इस कालखंड में देश की व्यवस्था संभालेंगे। ऐसे में उन लोगों का सही चुनाव हो, ये जिम्मेदारी आप नौजवान मतदाताओं पर है। आपका एक वोट भारत में डिजिटल क्रांति को और ऊर्जा देगा। आपका एक वोट पहले भारतीय को अपने दम पर अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। आपका एक वोट अंतरिक्ष में भारत का पहला स्पेस स्टेशन स्थापित करवाएगा। आपका एक वोट भारत में पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनवाएगा। आपका एक वोट दुनिया में भारत के साथ और बढ़ाएगा। इसलिए आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है, जब देश में स्थिर सरकार होती है, तो देश बड़े फैसले लेगा। दशकों है जिसने नारी शक्ति बंधन अधिनियम बनाकर देश की महिलाओं का बरसों पुराना इंतजार खत्म किया। ये हमारी सरकार है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम बहन बेटियों में
इंसाफ की उम्मीद बढ़ाई। ये हमारी सरकार है जिसने 3 दशकों के इंतजार के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। ये हमारी सरकार है जिसने एससी, एसटी, ओबीसी का हित सुरक्षित रखते हुए भी गरीब युवाओं 10% आरक्षण का प्रावधान किया। और ये हमारी सरकार है जिसको अयोध्या में राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का अवसर मिला। जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो नीति में, निर्णयों में स्पष्टता होती है। इसका सीधा प्रभाव वैश्विक स्तर पर देश की साख पर भी पड़ता है। और साथियों मैं बताता हूं, मैं जब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को मिलता हूं ना, बड़े बड़े नेताओं को मिलता हूं ना, दुनिया के कोई भी बड़े देश, जब मैं उनसे हाथ मिलाता हूं तो अकेला मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े और ये दुनिया को प्रभावित करता है। ये ताकत होती है पूर्ण बहुमत वाली सरकार की। आज दुनिया में भारत की साख एक नई ऊंचाई पर है। आज भारत के पासपोर्ट को बड़े गर्व के साथ दुनिया में देखा है और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से बीते वर्षों में भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी आज रिकॉर्ड स्तर पर है। कभी सोना गिरवे रखना पड़ता था, आज दूसरी स्थिति। ये देश में रोजगार के भी नए मौके लगातार बना रहे। देश के नौजवान सड़कों पर उस समय की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। मुझे संतोष है कि हम उस अंधकारमय स्थिति से देश को बाहर निकाल पाए। आज करप्शन की नहीं, क्रेडिबिलिटी की बात होती है। आज स्कैम की नहीं, सक्सेस स्टोरी की बात होती है। तब भारत फ्रेजाइल 5 में था। दुनिया सोचती थी कि भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया सोचती है कि भारत के विकास से उसका भी विकास होगा। आने वाले कुछ ही वर्षों भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। अर्थव्यवस्था के इतने बड़े विस्तार का बहुत बड़ा लाभ भारत के युवाओं को ही उनके लिए नए नए सेक्टर्स में रोजगार के बहुत सारे नए मौके हैं। इसलिए मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है। साथियों, आज का भारत सबसे युवा, इसी युवा प्रेरणा से आज का भारत पैदा करेंगे, वो बिजली सरकार खरीदेगी और ये परिवार बिजली बेचकर भी पैसे मेरी प्राथमिकता आप सभी युवा ही है। मैंने हमेशा
देश के युवाओं पर सबसे अधिक विश्वास किया। इस विश्वास के कारण हमने मुद्रा योजना के तहत आपको बिना गारंटी बैंक से लोन लेने की सुविधा दी है। आप लोन लीजिए, आपके लिए नए अवसर बनाना चाहते और अभी ये शुरुआत है। आज देश में पहले के मुकाबले 2 गुनी 3 गुनी तेजी से नए हाईवे बन रहे हैं, नए रेलवे रूट्स का निर्माण हो रहा है। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया। आज देश में जो चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसका सबसे बड़ा फायदा भारत के युवाओं को ही मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, उनके लिए हर सेक्टर में नई नई संभावनाएं बनेंगी। आज ये जो आधुनिक 1000 से भी ज्यादा नए एरोप्लेन का ऑर्डर दिया है। किसी एक देश ने 1000 नए एरोप्लेन का ऑर्डर, ये खबर ही दुनिया को आश्चर्य होता है। ये भी रोजगार के नए अवसर भारत के युवाओं के लिए ला रहा है। आज भारत के रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। आज देश में एक से बढ़कर एक आधुनिक एयरपोर्ट बन रहे हैं। रीजनल कनेक्टिविटी से कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी तक, मोबाइल टावर से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तक, सेमीकंडक्टर और मिशन से लेकर मिशन हाइड्रोजन तक, एविएशन सेक्टर से लेकर टूरिज्म सेक्टर तक भारत में होता हर बदलाव मेरे नौजवानों आपके लिए। इन बदलावों का हर रास्ता युवाओं के हित से होकर गुजरेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत का नौजवान देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को अच्छी तरह समझ रहा है। इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। हमने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में, साथियों, आज इस आयोजन में शामिल युवाओं की मैं इस बात के लिए और सराहना करना चाहता हूं। आपने अमृत महोत्सव के दौरान जन भागीदारी की अद्भुत मिसाल कायम की। भारत के युवाओं ने जिस बड़ी संख्या अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया वो अभूतपूर्व है। समाज के हित में कार्य के लिए आप करोड़ से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। आप भी मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन से जरूर जुड़िए। आप अपनी बात, अपने सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी मुझ तक पहुंचाते रहिए। नमो ऐप पर आप मुझे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र, बीजेपी का मैनिफेस्टो या कहो भी बीजेपी के संकल्प पत्र को गाइड करें। और आपके सुझावों में जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो संभव लगे और जो मोदी की गारंटी रहती है पूरा करने की,
सिर्फ लिखने के लिए मैं नहीं लिखता, वो सुझाव देने वाले लोगों से मैं मिलकर के विस्तार से भी बात करूंगा। तो टीम उसको सिलेक्ट करेगी, आपके साथ बैठूंगा, गपशप करूंगा और अधिक जानने का प्रयास करूंगा। जो फोटो खींचा देश के युवा भारत की अमृत पीढ़ी के सामने तरक्की के जितने अवसर हैं उतने पहले किसी पीढ़ी के पास नहीं। सारा विश्व आज आपकी ओर देख रहा है। G20 के सम्मेलन में भारत और भारतीयता की शक्ति पूरी दुनिया में देखी। हमें इस शक्ति के साथ आगे बढ़ना और अपनी जिम्मेदारी भी समझना। आप आने वाले 25 वर्ष अपने कर्तव्यों के लिए पूरी शक्ति से काम करें। इसी कामना, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको मेरी तरफ से जीवन के नए कालखंड में आप प्रवेश कर रहे हैं, तब भारत का भाग्य लिखने वाला में आपकी भागीदारी बन रही है, तब जितनी शुभकामनाएं उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बोल नहीं पा रही है इसी तुमको बोलना चाहिए, हट जाओ। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक ओजस्वी भाषण दिया जिसमें पूरे देश को संबोधित करते हुए आज यानी 25 जनवरी भारतीय नव मतदाता सम्मेलन का उन्होंने जो है ये कार्यक्रम में समाप्त किया है। इसको पूरे देश के युवाओं ने सुना है। जैसा उन्होंने कहा था कि 60% से भी कम इसमें इस देश में 35 वर्ष के युवा रहते हैं, उससे भी नीचे के। तो हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि भारत में क्या डेवलपमेंट या कैसा विकास या कौन राज करेगा या कौन हमारे देश को निर्देशित करेगा। दो शब्द वो आप सबके लिए तो कहें। आगे हैं हेलो, समोसा लड्डू भी चल रहा है। ध्यान के समोसा लड्डू पे चला गया, थोड़ा ध्यान आपको भी दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना, आदरणीय अपने प्रधानमंत्री जी ने जो अपील क्या हुआ? की है, सभी नए मतदाता जिनको वोट डालना है उनके वोट की क्या कीमत है इसके बारे में बताया। मैं भी जब पहली बार मेरा वोट कार्ड बना और मैं जब पहली बार वोट डालने गया तो वो जो मज़ा है ना, बड़ा मज़ा आ रहा था कि आज वोट डालेंगे, कैसे डालेंगे, बड़ा वो पल वो बहुत अद्भुत था। बहुत लोग चौराहे पर बैठकर कहते हैं कि ये सरकार वो सरकार, आलोचनाएं करते रहते हैं। देखिए, एक समय था जब बाहुबल और तलवार की नोक पर सरकारें बनती और बिगड़ती थी। हमेशा मारकाट का खतरा बना रहता था। फिर धीरे धीरे समय परिस्थिति काल के अनुसार चक्र बदला, देश आजाद हुआ। ये हाल यही का नहीं था, पूरे दुनिया में तलवार की नोक पर बाहुबल पर राज किया जाता था। हमेशा कत्लेआम मचा रहता था। कब सत्ता पलट जाए, कब कौन राजा मार दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। समय चक्र बदला और तलवार के रूप में इन मूल्यों में वोट रूपी तलवार देने का काम किया, जिससे वोट के बल पर हमको लगता है पूरे दुनिया में अगर 4, 5, 6 देश निकाल दिया जाए जिनका तानाशाह में नाम आता है, दुनिया के देश वोट के आधार पर, जनता की बहुमत पर सरकारों का चयन होता है और उस पर कानून विधायिका बनाती है और सरकार को चलाती है। और देखिए इसकी व्यवस्था कितनी सुंदर है।
एक वोट अरबपति भी डालेगा, एक वोट एक हमारा रिक्शा चालक भी डालेगा, एक ही वोट हमारा छात्र डालेगा। मतलब सबके पास समान शक्ति है। तो हमारा बहुत पहले से कहना है, जिस देश में 100% शिक्षा, जब 100% 100% शिक्षा होगी तो निश्चित है 100% मतदान होगा, और जिस देश में 100% मतदान होगा तो 100% बीमा होगा। अगर इन तीनों का ताना बाना ठीक से बने तो बहुत सुंदर तरीके से समाज और देश चलता है। आज मुझे बहुत नहीं कहना, क्योंकि मोदी जी के बोलने के बाद मेरा कोई बोलने का औचित्य नहीं है। आपसे एक अपील करूंगा कि सब लोग नमो ऐप मोबाइल में जरूर डाउनलोड कर लें और 78-200 पे मिस कॉल जरूर मार दीजिएगा। 78-200 पे जरूर मिस कॉल मार दीजिएगा। मैं इतिहास के एक आध दो बड़े, चूंकि कल 26 जनवरी भी है, उससे पहले का आज ये दिन है, मैं 2-3 देश के आज़ादी से जुड़े युवा साथियों के, चूंकि सारे युवा बैठे हैं, मैं 2-3 सरदार भगत सिंह के मिलने से थोड़ा मना भी किया। ऐसा लेख आता है कि बाद में माने मिले। उन्होंने कहा, माँ तुम क्यों रो रही हो? लोग देखेंगे, सोचेंगे, कहेंगे कि सरदार भगत सिंह की माँ रो रही है अपने बेटे के लिए। सरदार भगत सिंह की माँ का जो जवाब था सुनिएगा। उन्होंने कहा, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही है कि मेरा लाल इस दुनिया से चला जाएगा, इस देश भूमि के लिए सूली चढ़ जाएगा। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि 2-4 लाख मुझे और क्यों नहीं पैदा कर दिए भारत माँ की सूली पे चढ़ने। दूसरा क्या है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी होने वाली। बिस्मिल जी को जिस दिन फांसी होने वाली थी, वो अपने शरीर को कसरत कर रहे थे, अच्छे से नहा धो के तैयारी कर रहे थे। फांसी का टाइम आने वाला था, उससे पहले जेलर का दौरा हुआ कि बिस्मिल को लेके चलना है थोड़ी देर। किसी ने पूछा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह, तो किसी ने इशारा किया वो आदमी है। तो जेलर की नजर पड़ी तो देखा एक आदमी कसरत कर रहा। जेलर पहुंचा, कहा तुम तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि जो नए आते हैं लेने के लिए नए लोग होते, पहचानता नहीं था। तो कहा क्यों? कहा तुमको फांसी होने वाली है और तुम्हारे चेहरे पे शिकन तक नहीं है, तुम हंस रहे हो, कसरत कर रहे हो। तो बिस्मिल जी ने जवाब दिया, सुनिएगा। बिस्मिल जी ने कहा, ए मूर्ख जेलर, माँ भारती को मुरझाए फूल अच्छे नहीं लगते, सत्समर पर बेदी पे चढ़ने के लिए। आप एक वाक्य याद करिए, ऐसे तमाम आपको उदाहरण मिलेंगे जो देश को आजाद करते करते यहाँ तक। हमारे एक वोट में बहुत कुछ बदला। मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पद पे हूँ, पद पे रहा भी हूँ, बड़ी जिम्मेदारियों के साथ मैं खड़ा हूँ, बड़े जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ कि आप अपना चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास या मोदी जी के पास जादू की छड़ी थी, कैसे शुरू किया और सब ठीक हो गया, पर हम ये जरूर कह सकते हैं इन 10 सालों में जो परिवर्तन करके मोदी जी ने दिखाया है, वो अगले 60-65 सालों की सरकारों ने करके नहीं दिखाया। 22 तारीख का वो दिन याद करिए, कितने लोगों के आंखों में आंसू थे। कल मैंने एक वीडियो अपने फेसबुक से डाला, एक ऐसे हजारों नहीं लाखों उदाहरण मिलेंगे। बरई पारा का एक गरीब परिवार जो मार्बल लगाता है, उस गरीब परिवार के पिता का नाम हरी चौहान, एक बरई पारा कुमारगंज के पास है, 90 वर्ष की अवस्था है। राम जी के प्रति भक्ति देखिए उस परिवार की। एक बड़ा भंडारा करने के लिए उनके सारे बच्चे आए, इतने नहीं, उन्होंने एक सौगंध खा रखी थी कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा भगवान के लिए कुछ ले जाएंगे। उसके एवज में उन्होंने, उनके बेटों ने गुल्लक से 16,500 की एक रसीद कटाई, 11-12 हजार की 2 रसीदें थी, 51,000 की एक रसीद कटी, और 2.5 किलो का गदा चांदी का, राम दरबार और वो उनकी चौड़ पादुका, इतना सब बनवा के लेकर बड़े श्रद्धा से ट्रस्ट में दान करने गए थे। कि जो भक्ति है ना, ये किसी से कोई छीन नहीं सकता। कहने का मतलब है कि मोदी जी के नेतृत्व में
आप सरकार किसी की भी चुने, हमारा एक विषय है, आप चिंता करें। अगर मोदी जी ने ठीक किया तो उनके साथ रहिए, जिसने ठीक किया उसके साथ रहिए, पर वोट डालने जरूर जाइए, लाइन लगा के वोट डालिए। फिर आप चौक चौराहे में बैठ के मत कहिए कि सरकार ये नहीं करे, आप वोट दीजिए, वोट की ताकत अपनी जरूर दिखाइए, जरूर दिखाइए। ये मैं आपके बीच में कहने आया हूँ। 78 बूथों पे जरूर मिसकॉल मारिए, 78 बूथों पे जरूर मिसकॉल मारिए और नमो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि राम जी का मानना है, आपके डायरेक्टर साहब क्योंकि हमारी कविताएं सुनते रहते हैं, मैं राम जी की बड़ी खूबसूरत कविता 2 मिनट दूंगा, सुनिएगा। राम क्या है, हमारे दोस्त हैं छोटे भाई, उन्होंने कविता लिखी, मैंने कई मंचों पर उनको गाया भी है। समोसे को खाते खाते मेरी कविता सुनते रहिएगा। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। राम जी कैसे थे? कि राजपाट त्याग पुण्य काम की तलाश में, राजपाट त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो राम ना किसी काम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। कि आप में ही आपका, कि आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। राम जी कैसे थे? कि ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा, ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा, सूर थे मगर सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही स्वर्ण में गले सदा, राम ऐसा पथ है जिसके राम नहीं चले सदा। कि दुख में भी अभाव का, कि दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां है, भाव सिर्फ राम है। पूरे जीवन राम जी क्या करते रहे, क्या सीख दे रहे, आगे सुनिएगा। किरण थे जो मनुष्यता के, किरण जिथे मनुष्यता को वो उतारते रहे, जल उतारते रहे तो मन को मारते रहे, एक नदी सदी का लोग को मारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। कि हर घड़ी नया नया, कि हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत, भाव सिर्फ राम है। राम जी ने जग को क्या संदेश दिया? आखिरी की 4 लाइनों में है कि जग की सब पहेलियों को देख के कैसा हल गए, जग की सब पहेलियों को देख के कैसा हल गए, लोक के प्रसन्न को वचन जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुआ न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल गए, राम जल गए। आगे की 2 लाइन कि जानकी का हर जन्म, कि जानकी का हर जन्म बचाओ सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ कई माँ के लिए 4 लाइन कहना है। चला जाएगा, पकड़ो कई माँ को सबने बहुत कुछ कहा, पर कई ना होती तो राम कैसे होते, इसमें 4 लाइन बहुत खूबसूरत लिखी है हमने। कि कितनी ही पहेलियों को यूं ही विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, एक हाथ से राम को ही 100 प्रमाण मिल गए, जानकी की कामना से जग को राम मिल गए, जानकी की कामना से मिल गए। ना वो होता ना राम हाँ करते और ना राम से श्री राम को बनते। छोटे भाई लक्ष्मण के लिए भी 4 लाइन है।
एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी, सबको सोटिया लखन ने स्वयं ही बनाई थी, जो न लगी राम को दिखाई थी। ऐसा भाई होना चाहिए, ऐसा दोस्त होना चाहिए, ऐसा मित्र होना चाहिए। उस सारी बातें राम में ही सब समाहित है। राम जैसा दोस्त नहीं, राम जैसा पति नहीं, राम जैसा बेटा नहीं, राम जैसा मित्र नहीं, मतलब राम में ही सब कुछ है। तो उस राम को सिमरन कीजिए, अपने अंदर धारण कीजिए, स्मरण कीजिए। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, इस अयोध्या की धरती पे पैदा हुए हैं। चाहे जिस गांव में हो, हम लोग कहीं जाएंगे बड़े गर्व से कहेंगे कि अयोध्यावासी कहीं तो राम चले, उनके राज में हम लोग पैदा हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक लाइन कह के सबके लिए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति अचानक नहीं पहुंचा है, सबकी एक लंबी कहानी है और बहुत आगे जाना है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं और आपके लिए समर्पित 4 लाइन कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं। ये मुन्ना भैया ऐसे डायरेक्टर नहीं बने, सल्ले भैया ऐसे नहीं हुआ। सबके लिए कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, सब एक हिस्से कथानक नहीं आए हैं, जिंदगी ने मुसल्सल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसी के साथ एक बार जाए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। और बहुत बहुत इनका आभार है माननीय विधायक जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारी इसकी बहुत ही सुंदर और बहुत ही ओजस्वी इनका मुख है। अपने मुख से ये जो शायरियाँ और कविताएं कहते हैं वो दिलों को छू जाती हैं। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त होता है और जाते जाते एक बार